आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सो फाइनली आज हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसे तैयार करने में हमें 2 से 3 दिन का वक्त लग गया है बच्चों। इसलिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इसे कंप्लीट देख लिया और सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया बच्चों, तो श्योर है कि 25 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता। फालतू का फेंकने से कोई मतलब नहीं कि हाँ इसमें से 40 नंबर 50 नंबर के आएंगे, नहीं बच्चों, लेकिन इतना जरूर है कि 25 नंबर तो श्योर है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, परेशान मत रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको हम बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से। तो पहला क्वेश्चन है कि पुष्प दल का क्या कार्य है, जिसको हम बच्चों पेटल्स या पंखुड़ियां बोलते हैं। अब पंखुड़ियां होती क्या है, जो फूल के रंग बिरंगे जो पंखुड़ियां होती है ना, दल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पुष्प दल। तो पुष्प दल का क्या कार्य होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो पुष्प दल के जो कार्य है, तो इसमें हमने 2 मुख्य कार्य रखा है। और हाँ, इसमें बच्चों आपके सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है और 2 नंबर वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं तो 10 नंबर का, 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं तो भाई ये 15 हो गया, और 4 नंबर आपके बहुविकल्पी के। तो ये श्योर है कि इसमें से मिलाकर के 20 नंबर तो यही हो जाते हैं, बाकी और इसमें लॉन्ग में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। चलिए, कार्य में हमने देखा बच्चों कि पुष्पदल का क्या कार्य होता है। तो पुष्पदल के 2 कार्य हैं, यहां पर मुख्य 2 हैं। कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, क्योंकि जो पेटल्स होती हैं, अगर रंग बिरंगी पंखुड़ियां होंगी बच्चों, तो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, ठीक है ना, अपने चटक रंगों के द्वारा। तो पहला कार्य ये हो गया। दूसरा हो गया कि कलिकावस्था में ये जनन अंग की रक्षा करते हैं, ठीक, यानी जब कोई कली होती है तो बाहर से देखो ये उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करते हैं। कौन, पुष्प दल, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेपिटम कहां स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 में भी आया था, 22 में, 21 में भी, ठीक। तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेपिटम कहां स्थित होता है, तो पराग कोश की सबसे भीतरी परत को बच्चों टेपिटम कहते हैं। पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं, और यह पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसके कार्य में अगर हम देखें तो पराग कण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स व हार्मोन्स का स्राव भी होता है। किसमें से बच्चों, टेपिटम से, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों कि कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था बच्चों, ठीक। जरूरी नहीं कि 23 में आया है तो 24 में ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों आपके जो 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो रिपीट होते रहते हैं। बायोलॉजी में तो यही तो फिक्स होता है कि इसमें क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। तो कीटों द्वारा यानी जिसमें परागण होता है उन पौधों के नाम लिखिए। तो पौधों के नाम है बच्चों साल्विया, बोगनविलिया और उसके बाद डायंथस, ठीक है ना। डायंथस, साल्विया और बोगनविलिया, ये कीटों द्वारा परागित होने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो पहला है हाइड्रिला या फिर दूसरा है बेलिस नेरिया। हाइड्रिला या इसी को हाइड्रा कहते हैं, और बेलिस नेरिया, ये है जलीय परागण करने वाले पौधे। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फल में सेब और नाशपाती, अब या स्ट्रॉबेरी इसमें भी लिख सकते थे बच्चों। देखिए आभासी फल किसे कहते हैं, आभासी फल या झूठा फल या असत्य फल, जिसमें क्या होता है, फल का निर्माण बच्चों, मतलब क्या होता है कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प, जैसे पुष्पदल, उसके बाद पुष्पासन, ठीक, पंखुड़ियां, इन सबके संयोग से होता है, उसे कहते हैं आभासी या झूठा फल, जैसे सेब वगैरह हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक यानी बिना निषेचन के ही। हमें पता है कि भाई कोई भी फल होता है
तो फल का निर्माण या उसमें बीजांड बीज जो भी बनते हैं तो पहले निषेचन होता है बच्चों। लेकिन अनिषेक जनन के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। क्वेश्चन आपके या तो 1 नंबर में पूछता है बच्चों, या फिर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, क्या बताया कि बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकास होना या विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे धतूरा, आलू, ये क्या है, अनिषेक, यानी इनमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी बिना निषेचन के ही इसमें बीज का विकास होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मिलता जुलता है अनिषेक जनन से, लेकिन इसमें क्या है, अनिषेक फलन है, वहां जनन है, यहां फलन है। तो इसमें भी सेम परिभाषा, बस थोड़ा अंतर है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है ना, फलन का मतलब यहां से फल का निर्माण होना, ठीक, अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के। तो ऐसे समझ जाइए कि बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे केला, पपीता, संतरा, इन सब में बच्चों बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है। ठीक ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, ये दूसरे चैप्टर मानव जनन से है। हर एक चैप्टर को भी हमने लिख दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए। ठीक है ना, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो पहला हो गया बच्चों टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव, यानी वृषण में से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। दूसरा होता है कि बच्चों शुक्राणु का निर्माण होता है, किसमें, वृषण में, टेस्टिस में। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये लगातार पूछा गया है 2020, 21, 22, 23, आप देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए, यानी लीडिंग कोशिकाएं होती क्या है। ठीक, तो लीडिंग कोशिकाएं बच्चों ये भी वृषण में ही पाई जाती हैं। लिखेंगे क्या कि लीडिंग मतलब वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। यानी जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स होता है बच्चों, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास मतलब के विकास में सहायक होता है। जैसे मर्द में दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पर बाल उगना, स्त्रियों में स्तन का विकास होना, आवाज पतली होना, ठीक है ना। और पुरुषों में क्या होता है, जैसे कंधे चौड़े होना, ये सभी जो लक्षण होते हैं ना, इन लक्षणों का जो नियमन करता है, यानी इनको विकसित कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का कार्य लिखिए। फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन इतने छोटे छोटे हैं, छोटे नहीं है बच्चों, ये सारे के सारे 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसलिए कह रहे हैं कि आप अच्छे से देख लीजिए, इस वीडियो की मदद से आपको मतलब 20 से 25 नंबर जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि निषेचन होता कहाँ है। आपको जो बच्चों हमने मादा जनन तंत्र बताया था, तो महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन नलिका में होती है। और निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है ना, मतलब बच्चों जो मादा जनन तंत्र होता है इस तरह से बना होता है, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र। और यहां पर क्या होता है बच्चों, ये इस तरह से यहां पर दोनों इधर अंडाशय होते हैं और यहां पर ये फैलोपियन नलिका होती है। तो जब इधर से शुक्राणु जाता है, इधर से अंडाणु निकलते हैं, तो यहीं पर बच्चों यानी फैलोपियन नलिका में ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो यहीं पर दोनों फर्टिलाइज होते हैं यानी निषेचित होते हैं। और यहां पर एक बन जाती है निषेचन कला। निषेचन कला का काम ये होता है कि शेष, क्योंकि इसमें जो शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है निषेचित हो जाता है, बाकी शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं देता है। कौन, ये जो है आपका निषेचन कला। ठीक, तो इसका काम ही है कि अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोकना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। देखिए बच्चों,
आपके वृषण के भी 2 कार्य पूछता है, अंडाशय के भी 2 कार्य, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अंडाशय के कार्य में बात करें तो अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। वृषण में हमने क्या बताया था बच्चों, वृषण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। और दूसरा कार्य है अंडाणु का निर्माण। तो अंडाणु का निर्माण भी कहां से होता है, अंडाशय से ही होता है। ठीक, तो ये है अंडाशय के 2 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है तीसरे चैप्टर जनन स्वास्थ्य से। तो क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, यानी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है। तो यहां पर लिखेंगे आंसर में पुरुष नसबंदी, जिसको बच्चों इसमें वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। कभी कभार आपका वैसेक्टोमी ऐसे देगा, वैसेक्टोमी, तो पुरुष नसबंदी है। ठीक, दूसरा है महिला नसबंदी, जिसे कहते हैं बच्चों ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक, तो एक है वैसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। तो ये है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां। अगर पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी हो जाती है तो गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार है, क्योंकि बच्चों हर साल आपका एक जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन है कि आईवीएफ, एमटीपी, एआरटी, आईयूडी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जितने इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों आपके फुल फॉर्म थे हमने सब लिख दिया है। तो आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, जिसे परख नली शिशु कहा जाता है, स्वपात्र निषेचन। लेकिन हमें यहां पर केवल इसका फुल फॉर्म देखना है और कुछ नहीं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आईवीएफ का फुल फॉर्म है। दूसरा है एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और तीसरा है एआरटी, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक है आईयूडी, और आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये तो बच्चों आईवीएफ, एमटीपी, एआरटी और आईयूडी के फुल फॉर्म है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वपात्रे निषेचन क्या है, या इसी को कहेगा पात्रे निषेचन क्या है, या फिर परख नली शिशु क्या है, या फिर इसी को कहेगा बच्चों आईवीएफ तकनीक क्या है। सब क्वेश्चन एक ही है, गौर से समझिएगा बच्चों, एकदम बढ़िया तरीके से। स्वपात्रे निषेचन ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है बच्चों जब किसी भी दंपति को संतान पैदा नहीं होती है, यानी बच्चे नहीं होते हैं। इसमें करते क्या है, पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों को लैब में ले जाकर के, यानी प्रयोगशाला में बॉडी के जितना टेम्परेचर, यानी जितने बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान, उतने टेम्परेचर पर क्या करते हैं, एक परख नली में इन शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद इस परख नली में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। फिर इसी को क्या करते हैं, दोबारा से उस गर्भ में, यानी महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी कहलाती है पात्रे निषेचन। ठीक है ना। चलिए आंसर में अब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे बच्चों कि महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में परख नली के अंदर निषेचित कराना स्वपात्रे निषेचन कहलाता है। वही तो है हमने जो बताया कि भाई महिला के अंडाणु को पुरुष के शुक्राणु को लेकर के क्या करते हैं, शरीर के बाहर शरीर के जितने तापमान पर ही प्रयोगशाला में परख नली के अंदर मिला देते हैं। अगर बच्चों बॉडी के जितना टेम्परेचर नहीं रहेगा तो भाई शुक्राणु और अंडाणु मरने लगेंगे। इसीलिए जितना शरीर का तापमान होता है उतना तापमान जनरेट करते हैं लैब में, फिर परख नली में निषेचित करा करके दोबारा से गर्भ में इसको क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये विधि कहलाती है स्वपात्रे निषेचन। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है नेक्स्ट चैप्टर, चौथे चैप्टर से है वंशागति एवं विविधता। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों
क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया और किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, आपने हाई स्कूल में भी बच्चों इसको पढ़ा है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था। यानी उन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना था, ठीक है ना। और क्या किया, ठीक उन्हीं पर रिसर्च किया। अब उनमें लक्षण कौन से थे, किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखना है, लेकिन हमने 4 लक्षण लिख दिया है। जैसे बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, उसके बाद पौधे की लंबाई, फली का रंग, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ये इनमें लक्षण थे, ठीक है ना। जैसे बीज का रंग में तो एक हरा होता है, ठीक, एक मतलब पीला होता है, और बीज का आकार में होता है तो बच्चों एक झुर्रीदार होता है, एक गोल होता है। पुष्प का रंग में एक क्या होता है, एक आपका मतलब नीला टाइप, एक सफेद होता है। तो इस तरह से ये क्या थे, उनके लक्षण थे, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ये भी बच्चों हर साल पूछा जाता है कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है, ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बच्चों, यानी भाई लड़का होगा कि लड़की, इस बात के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो लिखेंगे क्या बच्चों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए मादा समयुग्मकी XX तथा नर विषम युग्म की XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ठीक। जैसे बच्चों हमें पता है कि जो आपकी 22 जोड़ी होते हैं, कहने का मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या है, मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। इन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जब इसी 44 में XX मिल जाएगा तो लड़की का जन्म हो जाता है, और जब इसी 44 में क्या होता है, XY गुणसूत्र मिल जाता है तो लड़के का जन्म होता है। तो कहने का मतलब जो गुणसूत्र का मतलब जो लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं वो कौन है, XX और XY है। लेकिन अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों कि सेक्स मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का जो निर्धारण होता है किनके गुणसूत्र पर होता है, माता के या पिता के, तो पिता के गुणसूत्र से ही ये निर्भर करता है बच्चों कि जो जन्म लेने वाला है वो लड़का है कि लड़की है। किसके गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से पता चलता है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों बेहद लाजवाब है। जब इसको हम 3 नंबर वाला क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे बच्चों, उसमें डिटेल्स में आपको समझाएंगे, डोंट वरी। अभी तो आपको ये 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बच्चों, डाउन सिंड्रोम ये है एकाधिक सूत्रता, ठीक है ना। ये भी 2021, 22, 23 में पूछा था बच्चों। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र 46 की बजाय 47 हो जाते हैं, या फिर 2n+1 लिख सकते हैं हम। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, अर्थात 46 की बजाय 45 हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में हमें पता है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी लिखिए, या फिर 46 गुणसूत्र लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बच्चों 3 से 4 सेट में 2023 में पूछा गया था, ठीक। भले ही छोटे हैं लेकिन मजेदार हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है बच्चों, ये है वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर से, ठीक है ना, यानी 5वें चैप्टर से। तो क्वेश्चन है बच्चों डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए व आरएनए की शर्करा में अंतर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है बच्चों, तथा आरएनए में क्या होती है, राइबोज शर्करा। और डीएनए में बच्चों नाइट्रोजन क्षार में बात करें तो इसमें होता है थाइमीन क्षार और इसमें यूरेसिल क्षार। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन 3 क्षार दोनों में बराबर होते हैं। इतना ध्यान से समझिएगा। बहुविकल्पी में भी हर साल पूछा जाता है कि जो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और इसमें
थायमीन क्षार होता है, और आरएनए में होती है बच्चों राइबोस शर्करा और यूरेसिल क्षार। ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी अगर हम बात करें तो 2023 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था, और लाजवाब है बच्चों, हर साल पूछा जाता है। ठीक, कि जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक, यानी जीवाणुओं में जो रूपांतरण है उसका एक्सपेरिमेंट सर्वप्रथम किसने किया था और उन्हें क्या पता चला। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि ग्रिफिथ। ठीक, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीव, क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, क्या हमने बताया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण किया था। ठीक, तथा यह पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण ही रूपांतरण होता है, और यह भी पता चला बच्चों कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन और इसका इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं लिखिए, या कहेगा बच्चों जेनेटिक कोड। तो आनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं क्या है। पहला है बच्चों यह कॉमा रहित होता है, दूसरा है कि यह असंदिग्ध होता है। तो ये आनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं हैं। जब हम बच्चों 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग में, तब उसमें आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। आप बिल्कुल भी इसके बारे में परेशान मत रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास चैप्टर से। तो ये चैप्टर अब की बार नया आया है बच्चों। हालांकि पिछला मतलब अगर हम बात करें तो 2019 तक ये चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ हटा दिया था। लेकिन अब की बार फिर से आ गया है, क्योंकि कोविड काल में इसको गायब कर दिया था। तो क्वेश्चन है बच्चों विकास चैप्टर से 22 नंबर की अवशेषी अंग क्या है और मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंग के नाम लिखिए। तो अवशेषी अंग किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। वे अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे अंग जो जीवधारियों के द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हैं। अवशेषी का मतलब बच्चों एक अवशेष के रूप में बचे हैं जिनका कोई काम ना हो एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को क्या क्या कहते हैं बच्चों, अवशेषी अंग। ठीक, यानी ऐसे अंग जिनका कोई काम नहीं है और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे। और ऐसा भाई मानना किसका था, तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद। आपने हाई स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो जो लैमार्कवाद और डार्विनवाद की धारणाएं हैं उनके अनुसार इसमें क्या है, अंगों का उपयोग दुरुपयोग पर बात की गई थी। ठीक, तो उसको हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और अवशेषी अंग के नाम में निमेशक पटल। निमेशक पटल का मतलब है बच्चों जो आंख की भौहें होती हैं, यानी आंख की जो पलकें होती हैं, तो वो हो गया निमेशक पटल। दूसरा पुच्छ कशेरुकाएं, यानी ऐसा माना जाता था कि भाई पहले क्या है मनुष्य में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ तो वो नष्ट हो गई। ठीक, इस चैप्टर में आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला है शरीर के बाल। तो ये सभी अवशेषी अंग में आ जाते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये कह रहा है कि मानव का उद्भव किस युग में हुआ, और कह रहा है कि क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से एकदम दिमाग में स्टोर कर लेना। ठीक, कह रहा कि मानव का उद्भव किस युग में हुआ और क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम यानी बायोलॉजिकल नेम लिखना है। तो मानव का उद्भव यानी मानव का जो उद्भवन है बच्चों वो प्लीस्टोसीन यानी प्लीस्टोसीन युग में हुआ। और इसमें अगर हम बात करें तो क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक जो नाम है वो है होमो सेपियंस फोसिलिस। अब बात करें बच्चों तो आज के आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम तो केवल होमो सेपियंस है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि क्रो-मैग्नन मानव का, तो क्रो-मैग्नन मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस फोसिलिस। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि रोमर के अनुसार, रोमर वैज्ञानिक हैं, कि रोमर के अनुसार या मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। यानी रोमर के अनुसार जो आधुनिक मानव है उनकी विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी ठीक है ना। तो रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा था। ठीक, किसमें? पहला है बच्चों कॉकेसाइड्स, दूसरा है मंगोलाइड्स, तीसरा है बच्चों निग्रोइड्स और चौथा है ऑस्ट्रेलाइड्स। तो ये क्या थी? आधुनिक मानव, मतलब आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियां। ठीक है ना। कॉकेसाइड्स है, उसके बाद दूसरा है मंगलोसाइड्स है, तीसरा है निग्रोइड्स है और चौथा है बच्चों ऑस्ट्रेलाइड्स। तो ये क्या है? आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियां। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से एमिनो अम्ल का संश्लेषण किया। ठीक है ना। यानी स्टैनले जो मिलर ने जैव विकास का एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, एक प्रयोग किया था। तो उस प्रयोग में किन किन पदार्थों का संयोजन था। ठीक है ना। यानी किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल बनाया था। लिखेंगे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प। यानी स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प का प्रयोग किया था और इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया था। अनुपात भी पूछ सकता है बच्चों, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। ये है 7वें चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। क्वेश्चन है कि परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो भाई 2 के बजाय हमने 3 रख दिया क्योंकि तीनों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना है। पहला रोग है बच्चों हाथी पांव, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है डेंगू। हाथी पांव को फाइलेरियसिस भी कहा जाता है। ठीक है ना, फाइलेरियसिस कहा जाता है। और हाथी पांव कब होता है बच्चों? तो याद रखना, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। मादा क्यूलेक्स, याद कर लीजिएगा बढ़िया से, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बच्चों होता है हाथी पांव। ठीक, दूसरा है मलेरिया। तो ये होता है किसके काटने से? मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। नेक्स्ट है डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है रसगुल्लों। इसे ये किसके कारण होता है? तो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से, एडीज इजिप्टी। ठीक, तो ये है मच्छर। हाथी पांव किसके कारण? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाता है मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। और डेंगू जो होता है बच्चों वो होता है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बच्चों जो शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको केवल 2 ही लिखना होगा, आधा आधा नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमने 4 रख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मनुष्य में जो विषाणु जनित रोग हैं कौन कौन से हैं? डेंगू है बच्चों, खसरा है, चेचक है, पोलियो है। तो ये है विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। देखिए नाम ही है बच्चों इंटरफेरॉन, इंटरफेयर से बना है। इंटरफेरॉन जो है ये शब्द इंटरफेयर शब्द से बना है। इंटरफेयर का मतलब क्या है? दखलंदाजी या हस्तक्षेप करना। ठीक, कहते नहीं भाई तुम मेरे मामले में उंगली क्यों कर रहे हो, तो वही उंगली करना यानी हस्तक्षेप करना। ठीक, तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो इंटरफेरॉन बच्चों विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक, इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। यानी जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं, ठीक, जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं बच्चों बाहर के विषाणुओं से संक्रमित हो जाती हैं, तो ये का मतलब ये जो इंटरफेरॉन है ये विषाणुओं के संक्रमण को रोकती हैं। यानी वहां पर पहुंच करके क्या करती हैं? विषाणुओं से लड़ने का कार्य
करती हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों की स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। यानी स्वास्थ्य, अगर हम बात करें हेल्थ, ठीक है ना, ये स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है उसको चलिए हम देख लेते हैं। तो WHO के अनुसार, WHO का मतलब बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्या होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है। ठीक, यानी जब व्यक्ति क्या हो जाए कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। ऐसा नहीं कि भाई शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है तो आदमी स्वस्थ होगा, नो, ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा ये दिया कि जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तब उसे कहा जाता है स्वास्थ्य। बात समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। हमने अगर विषाणु जनित देख लिया है बच्चों तो जीवाणु जनित भी देखना चाहिए। तो 4 विषाणु जनित रोगों, जीवाणु जनित जो रोग हैं उनमें है पहला हैजा, दूसरा है बच्चों टिटनेस, तीसरा है निमोनिया, चौथा है काली खांसी। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, जैसे डिप्थीरिया वगैरह सब इसी में आ जाएगा। कुष्ठ जिसको कोढ़ कहते हैं, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है बच्चों 31 नंबर का, ये है 8वें चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इस चैप्टर से है। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। 2023 में भी 2 से 3 सेट में पूछा गया था, 22 में भी 2 से 3 सेट में आया था और 21 में भी, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया क्या है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। और पूछ लिया जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। यानी जब सिरका बनाते हैं तो सिरका बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? तो इसमें होता है बच्चों एसिटोबैक्टर एसीटी। तो एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु के द्वारा सिरका बनाया जाता है। और सिरके में पूछ लिया जाए कौन सा घटक होता है, कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल। ठीक, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इंपोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। या पूछ लेगा बच्चों पेनिसिलिन क्या है। ठीक, तो लिखेंगे कि पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है। यह भी पूछ सकता है कि पेनिसिलिन को कैसे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से तैयार किया जाता है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का प्रतिजैविक है। और एक और प्रतिजैविक है बच्चों जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। पूछ लिया जाए तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये 2 प्रतिजैविक औषधियां हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2 से 3 सेट में आया था 2023 में, 22 में, 21 में। आप देख सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं बच्चों। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीव, पहला है नोस्टॉक, दूसरा है एनाबीना और तीसरा बच्चों एक और अगर हम लिखना चाहेंगे लिख दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम ये आसान नाम है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया और राइजोबियम। ये क्या करते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन स्तर यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। ठीक, ये नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने वाले सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद लाजवाब है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है। ठीक है ना, बायोगैस क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी लॉन्ग में भी पूछा जाता है 3 नंबर में, तो वहां पर थोड़ा डिटेल्स में इसको हम
आपको समझाएंगे। तो बायोगैस या जैव गैस या गोबर गैस कई नाम से जाना जाता है बच्चों, या मार्स गैस, ठीक है ना, जैसे मीथेन की अधिकता होती है इसलिए मार्स गैस भी नाम दे देते हैं। तो चाहे जैव मतलब बायोगैस कहे, चाहे जैव गैस कहे, चाहे गोबर गैस कहे, दो मतलब सभी के सभी एक ही चीज है। तो बायोगैस क्या होता है बच्चों? तो लिखेंगे कि बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। यानी घरों में जो फलों के या सब्जियों के छिलके निकलते हैं, कूड़ा करकट, इनका ढेर लगा दिया जाए, व फिर कृषि अपशिष्ट में जैसे गोबर वगैरह हो गया बच्चों, या फिर जैसे जैसे मलमूत्र हो गया उस, और जैसे होते हैं ना कि धान वगैरह है या कोई अन्य फसल है उसके, ठीक है ना, अवशेष, इनको जब एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं तो एक जैसे देसी खाद बन जाती है। तो उसी के द्वारा बनता है बायोगैस। आगे लिखेंगे इसका प्रमुख घटक मीथेन है, यानी इसमें सबसे ज्यादा मीथेन गैस की अधिकता होती है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये है 9वें चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से। क्वेश्चन है बच्चों की डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में है, लेकिन हमने सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन को ही रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन को देखने का कोई मतलब है नहीं। तो डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लिखेंगे बच्चों डीएनए अणु को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज। तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डीएनए अणु को तोड़ने के लिए। यानी डीएनए को जैसे काटना है बच्चों, ठीक है ना, जैसे डीएनए ये अणु हो गया, अगर डीएनए अणु को तोड़ना है और जहां से तोड़ा जाता है, यानी जिस मतलब ऐसा नहीं बच्चों कि चाहे जहां से तोड़ दें, नहीं, मतलब कुछ विशेष हिस्सों से ही काटा जाता है, और जिस हिस्सों से काटा जाता है उसे कहते हैं बच्चों पैलिंड्रोम। ठीक, इसमें पूछा जाता है पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? तो पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं? जिस खंड से यानी जिस हिस्से से इनको क्या किया जाता है, खंडित किया जाता है या काटा जाता है। और इसी के लिए मतलब इसीलिए बच्चों या इसी आधार पर जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको कहा जाता है आणविक कैंची, क्योंकि इसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी कारण प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को क्या आणविक कैंची भी कहा जाता है, यानी मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए अणुओं को तोड़ने का या फिर काटने का कार्य करता है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? भाई तोड़ना है तो जोड़ना भी है, जाहिर सी बात है बच्चों। अगर तोड़ेंगे तो भाई जोड़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहां पर जो डीएनए खंड को जोड़ने के लिए एंजाइम प्रयोग होता है बच्चों, वो है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं? डीएनए खंड को यानी डीएनए अणुओं को फिर से जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड क्या है, यह कहां पाया जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे रसगुल्लों किसी भी ईयर का, ये क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, प्लाज्मिड क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। यानी ये पाया किस में जाता है? जीवाणुओं में। ठीक, जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ठीक, यानी ये क्या करता है बच्चों? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। आगे लिखेंगे कि ये जीवाणुओं व यीस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं, में पाए जाते हैं। ठीक, जीवाणुओं व यीस्ट में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था?
ठीक, यानी जो पुनर्योगज डीएनए है इसको सर्वप्रथम किसने जनरेट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सन 1972 ईस्वी में स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, यानी पुनर्योगज जो डीएनए है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वहां पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहां जानिए कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था? तो स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो 10वें चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से या उपयोग से है। ठीक, इसमें का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी क्या है? ये बच्चों हर साल पूछा जाता है 2 से 3 सेट में, कभी कभार तो भाई 5 से 6 सेट में ये पूछ लेता है, क्योंकि इस चैप्टर का बेहद लाजवाब क्वेश्चन है बायोपायरेसी। अब देखिए बच्चों बायोपायरेसी क्या है? एक प्रकार की ये चोरी है, ठीक है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पर की जाने वाली चोरी है। जैसे इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, भाई एक देश ये है, दूसरा देश ये है, तो इस देश की कंपनी, ठीक, कोई भी इसकी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं या कोई संगठन है, ये इस देश, ये कोई देश प्रोडक्ट अपना तैयार कर रहा है और ये क्या करते हैं, इनके फार्मूले को चुरा लेते हैं और चुराने के बाद बता देते हैं कि भाई ये मेरा है और मेरा है, और उसे क्या है, बिना इस देश से कोई भी, यानी इसे बिना इससे कोई समझौता किए या बिना इसकी परमिशन के, बिना इनकी सहमति के, ये इस जैविक संसाधन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये जो चोरी होती है इसे कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक है ना, चलिए इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, वो देख लेते हैं हम। लिखेंगे कि जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन, ठीक, जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर भुगतान, यानी बिना उनको पैसे कुछ दिए या बिना सहमति के करते हैं, क्या करते हैं भाई, उसका उपयोग लिखा है ना, संसाधनों का प्रयोग क्या बिना उनके भुगतान के और बिना सहमति के करते हैं, तो इसे कहा जाता है बायोपायरेसी। ठीक है ना, इसे कहते हैं बायोपायरेसी। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किसी पौधे का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुनहरा चावल। ये भी 2000, अगर हम बात करें बच्चों 2023 में 2 से 3 सेट में पाया था, लेकिन क्वेश्चन उसमें ये पूछा था कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है, एक में पूछा था कि गोल्डन राइस में कौन सा मतलब प्रोटीन पाया जाता है, इस तरह से। ठीक, तो क्या है, पहले आंसर देख लेते हैं कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम क्या है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधा है वो है सुनहरा चावल। ठीक, सुनहरा चावल जिसे गोल्डन राइस कहा जाता है, जो बासमती की एक प्रजाति है बच्चों, इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, यानी इसमें बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है उसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा होती है, जो क्या है विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। यानी जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं जो सुनहरा चावल है, गोल्डन राइस है, ये भी क्या है, विटामिन ए इसमें भरपूर होता है। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर लीजिएगा। ठीक, हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बीटी फसल क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 सेट में आता है कि बीटी फसल किसे कहते हैं। तो देखिए बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है ना, बीटी फसल बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी, मतलब जो फसल की किस्म है या नस्ल है हम बोल सकते हैं, या एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, यानी बीटी फसल है, मतलब एक ऐसी फसल तैयार करते हैं बच्चों किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, कि इसमें क्या है कि कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, यानी इसमें कीटनाशक छिड़कना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें बैसिलस थुरिंजिएसिस, बीटी का मतलब होता है बच्चों
लिख देते हैं बैसिलस बैसिलस थूरिनजिएसिस थूरिनजिएसिस थूरिनजिएसिस। तो बैसिलस थूरिनजिएसिस नामक जीवाणु के द्वारा तैयार की जाती है ये फसल। इसमें होता गया, जब कीट पतंग उस फसल के किसी हिस्से को खाते हैं तो वो खुद मर जाते हैं, क्योंकि ये जो बैसिलस थूरिनजिएसिस ये होता है, ठीक है ना, ये जो पदार्थ है ये कीटनाशक का काम करता है। भाई पौधों के लिए हानिकारक नहीं होता है, पौधों में कोई विषाक्त कोई मतलब जहर नहीं फैलाता है, लेकिन कीटनाशकों के लिए ये एक प्रकार का जहर ही होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर जो 43 है बच्चों, ये है 11वें चैप्टर जीव और पर्यावरण से। ठीक, क्वेश्चन है बायोस्फीयर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बायोस्फीयर है क्या, या इसी को कहेगा जैवमंडल क्या है। लेकिन जैवमंडल ज्यादा नहीं, ज्यादातर बायोस्फीयर ही पूछता है। बायोस्फीयर इसका इंग्लिश वर्ड है। ठीक, तो देखिए बायोस्फीयर या जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है बच्चों जहां सजीव निवास करते हैं। ठीक है ना, यानी वह भाग जहां पर सजीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में क्या होता है, सम्मिलित होता है या विद्यमान होता है। ठीक है ना, यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। कि चरघातांकी जो मतलब किसी भी समष्टि, समष्टि का मतलब जनसंख्या, समष्टि में जब बच्चों वृद्धि होती है तो वो किस तरह से होती है, तो उस वृद्धि को हम एक चरघातांकी समीकरण के द्वारा लिखते हैं। तो वो चरघातांकी वृद्धि का जो समीकरण है dn/dt बराबर rn है। देखिए n क्या है, समष्टि, ठीक, यानी समष्टि का जो आकार है या जनसंख्या हम बोल सकते हैं। dn/dt क्या है, जनसंख्या में बच्चों वृद्धि है, और r क्या है, दर है। बात समझ में आई? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये है इकोटोन क्या है। इकोटोन किसे कहते हैं? ठीक, तो लिखेंगे कि दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र, यानी जो मतलब जब दो क्या होते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र मिल जाते हैं तो इनसे जो बना संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक, जिसमें दोनों पारितंत्र के जीव मिलते हैं, उसे कहते हैं इकोटोन। जैसे अगर हम बात करें बच्चों दलदल और ज्वार नदमुख, जैसे दलदल में क्या है भाई, दलदल कब बनता है, जैसे क्या है, जल अत्यधिक मिल जाए और मिट्टी, जल और मिट्टी, तो जल में रहने वाले जीव और उसके बाद भू में यानी मिट्टी में रहने वाले जीव, जब दोनों क्या है मिल जाते हैं आपस में, तो दोनों पारितंत्र के जीव वहां पर उपस्थित होंगे, तो उस क्षेत्र को ही कहते हैं इकोटोन। ठीक, बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है वो 12वें चैप्टर पारितंत्र से है। क्वेश्चन है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे पारितंत्र कहते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बताया बच्चों कि वह तंत्र जो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र का शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है बच्चों कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि खाद्य जाल क्या है। ठीक, खाद्य तंत्र या खाद्य जाल किसे कहते हैं, बेहद लाजवाब क्वेश्चन है कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसी जाल में बच्चों प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, यानी उसी जाल में
उलझे रहते हैं। ठीक है ना। जैसे बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा भी इससे पिछली कक्षाओं में, जैसे हमें पता है जो घास फूस है, ठीक, घास फूस को कौन खाता है? टिड्डा। ठीक है ना। और टिड्डा को कौन खाता है भाई? हम चाहे चूहा लिख लें या मेढक लिख लें। ठीक। और इनको कौन खाता है? तो बाज खाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब सॉरी, इनको कौन खाता है? तो भाई इनका शोषण करते हैं कौन? यानी इनको भाई इनको पूरी तरह से इनका पोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो सर्प। अब सर्प को कौन? बाज। ठीक, गिद्ध। इस तरह से मतलब अगर हम देखेंगे एक पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? जाल बन जाता है। तो ये जाल ही क्या होता है? खाद्य जाल होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर ही पूरी तरह आश्रित होता है। ठीक। तो वही लिखेंगे कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि अपमार्जक होती क्या है। ठीक। तो ऐसे जीव जो जंतुओं के मृत देह को खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसे जीव जो क्या करते हैं कि मरे हुए मतलब जो भी जीव मर जाता है तो मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। ठीक है ना। जैसे में गिद्ध, लकड़बग्घा, ये अपना भोजन मरे हुए जीवों से अधिकांश रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 कि खड़ी फसल क्या है? खड़ी फसल किसे कहते हैं? तो खेत, देखिए खेत की वह उपज या पैदावार, ठीक, खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी कटी ना हो, उसे कहते हैं खड़ी फसल। ठीक है ना। खेतों में भैया जो भी आप फसल लगाते हैं कोई भी, ठीक, तो पूरी तरह से फसल वो तैयार हो जाए यानी कटने योग्य हो जाए लेकिन अभी वो कटी ना हो, तो उसे कहते हैं खड़ी फसल। जैसे पूरा गेहूं काटने को तैयार है तो भाई वो खड़ी फसल। धान की खेती, भाई धान एकदम कटने के लिए अगर तैयार है तो वो धान की खड़ी फसल। इस तरह से कि पूरी तरह से वो क्या है? पक कर तैयार हो जाए लेकिन कटी ना हो, तो ऐसे फसल को कहते हैं खड़ी फसल। ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर जो 50 है बच्चों, ये है 13वें चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जैव विविधता एवं संरक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। जैव विविधता होती क्या है? ध्यान से समझिएगा बच्चों, काफी बार पूछा गया है। तो पारितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। यानी जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो किसी भी जीव के शरीर में भी परिवर्तन होगा। जैसे भाई छिपकली होती है वो गर्मी के समय में दिखाई पड़ेगी बच्चों, लेकिन वो क्या, तो अगर हम बात करें तो वो ठंड के समय में दरारों में छिप जाती है। ठीक। तो ये चीज होता है। जैसे सर्प वगैरह हैं ठंडे में मतलब ठंडे माहौल में सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? जैव विविधता ही तो है भाई। हर एक जीव हर एक तापमान को सहन नहीं कर सकता है। तो वही चीज है बच्चों कि पारितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के 2 कारण। तो जैव विविधता यानी जो भी जीव जंतुओं होती हैं, जो भी प्रजातियां होती हैं, उनको ठीक नुकसान करने वाले 2 कारण। तो पहला है अतिदोहन। ठीक। जैसे अतिदोहन का मतलब अंधाधुंध वनों की कटाई वगैरह हो गया। दूसरा आवासीय क्षति, जैसे घर बनाने के लिए भाई पेड़ पौधों को काट दिया जाता है या आग लगा देते हैं वनों में। ठीक। तो ये सभी जैव विविधता की क्षति के कारण हैं। ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि संकटग्रस्त जातियां क्या है, या कहेगा संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, या फिर पूछेगा बच्चों विलुप्त प्रजातियां क्या है। कई तरीके से पूछता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक। इनके अंतर्गत वे प्रजातियां भी आती हैं बच्चों जो नष्ट हो चुकी हैं। यानी बहुत सारी अगर हम बात करें तो ऐसी प्रजातियां हैं जो जिनका पृथ्वी से अस्तित्व ही मिट गया है।
लेकिन संकटग्रस्त का मतलब यह है जो संकट, गहरे संकट में है, केवल उन्हीं को ध्यान देना है। ठीक, तो संकटग्रस्त जातियां क्या है? वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे डोडो पक्षी, तो डोडो पक्षी बच्चों अगर हम बात करें तो डोडो पक्षी इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि इन्हें अत्यधिक मतलब खाने जाने लगा। ठीक, जैसे मुर्गे की तरह, भाई मुर्गे को क्या करते हैं? मीट के रूप में देख लेते हैं, है ना। उसी तरह से डोडो जो पक्षी है इसका भी निपटारा कर दिया गया, यानी इनको मनुष्यों ने मतलब इनको मारकर इन पर अत्याचार किया। भाई इस तरह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई, अब एकदम से विलुप्त होने के कगार पर है, जो बेहद दुखद बात है, बेहद दुखद घटना है बच्चों। ठीक, और दूसरा है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग का भी अत्यधिक शिकार होने के कारण ये भी क्या है? विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक, कस्तूरी मृग जो एकदम सुनहरे हिरण की तरह दिखता है, जो रामायण में जिसका जिक्र किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि तप्त स्थल या जिसको हॉट स्पॉट कहा जाता है, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, तप्त स्थल। ठीक, तो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? गौर से देखिएगा कि तप्त स्थल होते क्या है। तो तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं। ठीक, यानी तप्त स्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है मतलब जहां पर जो जैव विविधता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जहां पर जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, यानी रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस स्थान को कहते हैं हॉट स्पॉट या फिर तप्त स्थल। नाम ही है तप्त स्थल। ठीक, तो तप्त स्थल समझ में आ गया बच्चों कि तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो तप्त स्थल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर जो 54 है ये है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों कि राष्ट्रीय उद्यान है क्या। तो राष्ट्रीय मतलब वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जैसे जू हो गया, ठीक, जू यानी चिड़ियाघर हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो इस तरह से होते हैं बच्चों। यानी जहां पर क्या करते हैं? वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, यानी उनको सुरक्षित रखा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक, यह वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। और यहां पर शिकार करना यानी शिकार खेलना, पशु चराना, खेती करना, पेड़ को काटना आदि पर पूरी तरह से सरकार द्वारा रोक लगाया जाता है। ठीक, क्योंकि इनका जिम्मा भी सरकार उठाती है। ठीक, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और इनका जिम्मा उठाने का यानी इनका जो पूरा वहन होता है, खर्च होता है, ये सभी क्या है? सरकार के निगरानी में होता है। तो ऐसे क्षेत्र में शिकार करना, पशु चराना, खेती करना आदि पर क्या होता है? निषेध होता है, यानी रोक लगा होता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। बहुत बार पूछा गया है बच्चों, क्योंकि अगर जो यूपी वाले हैं भाई अच्छी तरह से पता है बात यूपी की है तो क्वेश्चन देगा इस तरह से यूपी के लिए। तो यूपी में लखीमपुर खीरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये बच्चों लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, वो भी हम आपको बता देते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। ठीक है ना, रेड डाटा बुक होता क्या है? तो देखिए रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है बच्चों जिसमें मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों की एक
को मतलब श्रेणीबद्ध किया गया है, उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है कि कौन से जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं, कौन से जीव विलुप्त हो चुके हैं, या कौन से जीव पर संकट ज्यादा है। तो इन सब की देख रेख, ठीक है ना, जैसे जलीय जीव को अलग रखा गया है और उसके बाद जंगली जीव को अलग रखा गया है। तो वो जिसमें रखे गए हैं उस किताब का नाम ही है रेड डाटा बुक। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा लिख देते हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों को श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है ना, यानी क्या किया गया, जो रेड डाटा बुक है ये एक ऐसी किताब है, ठीक भाई, इसका प्रकाशन हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसको हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे बच्चों। केवल ये जानिए कि रेड डाटा बुक है क्या। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न मतलब प्रकार के संकटग्रस्त जीवों को श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है ना, यानी इसमें क्या है, ये देखा जाता है कि कौन सी भाई जीव पर संकट है, कौन से जीव संकट मतलब ग्रस्त हो चुकी हैं, या अगर हम बात कर लें कि किनकी मृत्यु हो चुकी है या मृत्यु होने के कगार पर है, सारा जो डेटा होता है इस किताब में होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए और बात कर लेते हैं बच्चों, अब हम बात